हेलो अगेन। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होता है, आप अपने कंपटीशन से किस बेसिस पे अच्छे हैं, कोई भी यूजर आपको क्यों चुनेगा कंपटीशन के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट। जब भी फंड रेज के लिए आप किसी इन्वेस्टर के सामने पिच करेंगे, वो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। और अगर वहां पे आप ये बोल रहे हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है हमारा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हमने इस कोर्स में पहले भी देखा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर ना हो। कंपटीशन तो होगा ही होगा, अगर डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट होगा, बट कंपटीशन होगा। बट हर स्टार्टअप का एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी होता है जो उसको अपने कंपटीशन से आगे बढ़ा के लेके जाता है और उसको मार्केट में कंपटीशन से अलग खड़ा करता है लाके। इसको हम मोट या डिफेंसिबिलिटी भी बोलते हैं। हर स्टार्टअप का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एटलीस्ट फाउंडर्स के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हर फाउंडर का प्राइमरी फोकस होना चाहिए। एज ए फाउंडर, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप अपने कॉम्पिटिशन से डिफरेंट कैसे है, बेटर कैसे है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तब तक आप उस स्ट्रेंथ पे कभी लड़ ही नहीं सकते हैं। तो एज ए फाउंडर आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, आपके स्टार्टअप का, आपके प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, प्रोसेसेस का क्या है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप कभी मार्केट लीडर नहीं बन सकते अपने प्रोडक्ट के साथ। जैसा कि हम इस कोर्स में देख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के भी फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके फैक्टर्स। फर्स्ट वन, प्रोप्राइटरी एलिमेंट। आप लोगों ने IPR वर्ड सुना होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, पहले कभी नहीं बनाया गया, आप पहली बार बना रहे हैं, आपका इनोवेशन है, तो आप उसका IPR करा सकते हैं। ये इसलिए होता है कि कोई आपके प्रोडक्ट की कॉपी ना करे और ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। आपने शार्क टैंक में भी सुना होगा, इन्वेस्टर्स पूछते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में फाउंडर्स से कि इसका IP रजिस्टर्ड है। अगर आपका IP रजिस्टर्ड नहीं है, आप मार्केट में आ जाते हैं, तो कोई भी उसको कॉपी करने से नहीं रोक सकता है। नए पुराने सारे कंपनीज उस प्रोडक्ट के साथ आ जाएंगे मार्केट में। इसीलिए IPR एक प्रोटेक्शन है, एक सील्ड है, जिसके वजह से कोई बड़ा प्लेयर मार्केट में सेम प्रोडक्ट लेके नहीं घुस सकता है। और जब हम प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आने की बात करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है मिनी मोनोपोली। उस पर मैं किसी और वीडियो में बात कर लूंगा। ये अलग बात है कि IPR कभी भी ये गारंटी नहीं देता है कि आपकी प्रोडक्ट की कंपटीशन मार्केट में आएगी ही नहीं, बट हाँ, आपको एक टाइम मिल जाता है जिसके बाद आप इंक्रीमेंटल इनोवेशन करके अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाते हैं धीरे धीरे करके। वहां पे मिनी मोनोपोली का कॉन्सेप्ट आता है और ये जो टाइम आपको मिलता है, ये आपको मार्केट लीडर बनने के लिए काफी होता है, जो हम अपने स्टार्टअप लैंग्वेज में बोलते हैं यार मार्केट में छाप देना है। सो ये था IPR। इसकी डिटेल जानने के लिए आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पे बात करने लगा तो ये कोर्स 100 घंटे से ऊपर का हो जाएगा। IPR अपने आप में ही बहुत बड़ा है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के इस फैक्टर को आप गूगल जरूर करें। सेकेंड वन, सुपीरियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है कि आप अपनी कंपनी की हायरार्की क्या रखोगे, स्ट्रक्चर क्या रखोगे, उससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे मिलता है, बट होता है। एक स्टार्टअप में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो भी सुपीरियर, सुन के बहुत अजीब लगता है, बट होता है। ये एक मिथ है कि स्टार्टअप में हर बंदा हर काम करता है। ऐसा नहीं होता है। ये नहीं है कि आपके सामने जो भी काम आ जाए आप उसमें जाके काम करना स्टार्ट कर दोगे। ये बहुत बड़ा मिथ है। मैंने फाउंडर्स को सुना है यार हम तो सारा काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। काम का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काम ओवरलैप होगा तो फ्रिक्शन होगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो स्पीड कम होगा। स्पीड कम होने का मतलब ज्यादा टाइम लगेगा, और स्टार्टअप में टाइम ही सब कुछ है। तो आपको एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा स्टार्टअप में। और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं कि आप सबको CXO बना दे रहे, सबको VP बना दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एटलीस्ट स्टार्टअप्स में डेजिग्नेशन तो मैटर नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप डोमेन वाइज कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है काम को, कौन करे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करेगा, किसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब फाउंडर को पता है। उसको पता है कि अगर टीम में कोई गलती हो रही है तो किसको पकड़ना है, किससे क्वेश्चन करना है, किसको अकाउंटेबल ठहराना है। ये होता है एक सही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सही टीम डेवलप करने के लिए भी एक फ्रेमवर्क होता है हमारा स्टार्टअप्स में, वो मैं किसी और वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, वो भी बहुत बड़ा है। अगर आप चेक करेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाना चाहिए वो। ये जो फ्रेमवर्क है, इसको अगर मैं ब्रीफ में बोलूं तो अगर आप बहुत तेज कुछ काम करना चाहते हैं, जहां इनोवेशन की जगह स्पीड होना चाहिए, तब आप अपने फ्रेंड्स को लेके आ सकते हो टीम में, अपने कलीग्स को लेके आ सकते हो टीम में, क्योंकि उनको पता है आप कैसे काम करते हो। तो फंक्शनिंग में बहुत स्पीड रहेगा।
बट अगर आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इनोवेटिव है, आप इनोवेशन लाना चाहते हो, क्रिएटिविटी लाना चाहते हो, तो आप जितने भी डिफरेंट डोमेन से लोगों को लेकर आओगे, जितने भी डाइवर्स डोमेन से लोगों को लेकर आओगे, उतना अच्छा प्रोडक्ट, उतना निखर के आएगा आपका प्रोडक्ट। लेकिन वहाँ टाइम बहुत लगता है। क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए आपको डिफरेंट सोच के बंदे चाहिए। अगर आपने क्रेड्स के ऐड देखे होंगे तो आपने देखा है वो बहुत ही क्रिएटिव एड्स बनाते हैं। आपको पता है कुणाल साहनी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग टीम में आर्टिस्ट को लेके आए हैं, बिकॉज एक आर्टिस्ट को पता होता है कि एक ऑडियंस को कैसे इन्वॉल्व करना है। वो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं और तुरंत ही ऑडियंस का मूड समझ जाते हैं और अकॉर्डिंगली अपने परफॉर्मेंस में चेंजेस लाते हैं जो कि ऑडियंस को अच्छा लगे। इसीलिए वो आर्टिस्ट को लेकर आए हैं अपनी टीम में। तो अगर आपको क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन चाहिए तो डिफरेंट बैकग्राउंड से लोगों को लेकर आओ। बट अगर आपको स्पीड चाहिए तो अपने जानने वाले लोगों को लेकर आओ अपने स्टार्टअप में। ऐसे टीम बिल्ड करते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। नाउ द नेक्स्ट वन, बिजनेस मॉडल डिफरेंशिएशन। इसको हम डिटेल में बिजनेस प्लान वाले सेक्शन में देखेंगे। ब्रीफली आपका बिजनेस मॉडल कैसे डिफरेंट है, वो आपको क्या कॉम्पिटिटिव एज दे रहा है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो जेप्टो से पहले स्विगी भी डिलीवरी करा रही थी, बिग बास्केट भी डिलीवरी करा रही थी, ग्रोफर्स जो कि अब ब्लिंकिट है वो भी डिलीवरी करा रही थी। बट फिर भी सेम डोमेन में आके जेप्टो ने इतना नाम कैसे बना लिया? उनका बिजनेस मॉडल डिफरेंट था। वो 10 मिनट डिलीवरीज बोल के मार्केट में आए। उनके बिजनेस मॉडल में हर एरिया में उन्होंने डार्क स्टोर्स बनाए। उनके राइडर्स को दुकान से जाके प्रोडक्ट पिक नहीं करना होता, वो उनके डार्क स्टोर्स में जाते थे, वहां से पिक करते थे और उस लोकेलिटी में 3 किलोमीटर के अंदर में वो जाके डिलीवर करते हैं। इसीलिए 10 से 15 मिनट में जेप्टो की डिलीवरी हो जाती। ये इनका बिजनेस मॉडल डिफरेंशिएशन था। और ये हाइपर लोकल डिलीवरी मॉडल है। इसमें ये डेटा का बहुत यूज करते हैं, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मंगा के डार्क स्टोर्स में रखते हैं जो कि फास्ट मूविंग हो, जो कि ज्यादा सेल होते हैं। ये है बिजनेस मॉडल डिफरेंशिएशन। नाउ द फोर्थ वन, नेटवर्क इफेक्ट। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, बट ये आपको बेस्ट कॉम्पिटिटिव एज देता है और इसको बनाने में टाइम लगता है। आपका नेटवर्क इफेक्ट तुरंत ही नहीं बन जाएगा। इसको क्रिएट करने में 6 महीने से 1 साल तो कहीं नहीं गए, उतना तो लगता ही है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो सोशल मीडिया वेबसाइट है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है। इन वेबसाइट ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपना नेटवर्क इफेक्ट बना लिया है। यहाँ पे जो नेटवर्क मैं बोल रहा हूँ ये टेक्निकल टर्म्स नहीं है कि नेटवर्क सेंटर्स इन्होंने बना लिया है। नेटवर्क का मतलब यूजर्स का नेटवर्क है। रिसेंटली हमने देखा है ट्विटर एक्वायर हुआ, इलॉन मस्क बहुत चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसमें। उन्होंने ब्लू टिक भी पेड कर दी। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया कि हम तो पे नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या है? किसी भी नए प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो उनको फिर से वो अपना फॉलोअर्स बढ़ाना होगा, तब कहीं जाके वो कहीं स्टैंड करेंगे, एक पोजीशन होगा उनका। ये होता है नेटवर्क इफेक्ट। इंडिया में लोग बोल रहे हैं कि वो कू ऐप पे चले जाएंगे जो कि ट्विटर का सब्स्टिट्यूट है। बट अगर मेरा इंटरनेशनल फॉलोअर्स है वो तो कोई ऐप पे नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं फॉलो करना चाहता हूँ इंटरनेशनली, जो कि स्टार्टअप के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते, जैसे वाई कॉम्बिनेटर हो गया, टेक्स्टार्स हो गया, फिर सैम एल्टमैन हो गया, इलॉन मस्क हो गया। वो तो कोई ऐप पे नहीं आएंगे। तो ना चाहते हुए भी मुझे ट्विटर पे रहना होगा, मैं ऐसे ही मूव नहीं कर सकता हूँ। ये होता है नेटवर्क इफेक्ट। अब इंडिया के पास का एक एग्जांपल लेते हैं, ओयो रूम्स। आज के डेट में कोई भी बंदा जो वेबसाइट डेवलप करना चाहता है वो ओयो के जैसे वेबसाइट आराम से बना सकता है, ओयो के जैसे ऐप्स आराम से बना सकता है। बट क्या वो ओयो खड़ा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। रीजन, ओयो का नेटवर्क ऑफ होटल्स है, वो नेटवर्क इफेक्ट है उसका। अगर कोई भी ओयो को रेप्लिकेट करना चाहे तो उसको उतने होटल्स नेटवर्क में लेके आने पड़ेंगे, जिसके लिए उसको सालों साल लग जाएगा। ये ओयो का डिफेंसिबिलिटी है, ये ओयो का मोट है, ये ओयो का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। नेटवर्क ऑफ होटल्स, इसको बोलते हैं हम नेटवर्क इफेक्ट। तो ये थे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के फैक्टर्स। क्या फैक्टर्स है जो कंपटीशन में हमें आगे लेके जाएगा? इस वीडियो के बाद आप अपने प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, प्रोसेसेस का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चेक करें, शेयर करें मेरे साथ, मैं रिव्यू करूंगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो रीच आउट करें हमें। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं, मुझे करें, मेरी टीम मेंबर्स को करें। जितना भी टाइम लगेगा वी आर गोइंग टू आंसर इट। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू ऑल इन टू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।